गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेज। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल रूप होता है मैट्रिसेज। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैट्रिसेज क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रॉब्लम भी बनाते चलेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए मैट्रिसेज। डिटरमिनेंट आप पढ़ चुके हैं। देखिए चैप्टर उल्टा है, पहले लोग डिटरमिनेंट बाद में पढ़ते हैं, मैट्रिसेज पहले पढ़ते हैं। हम आपको पहले डिटरमिनेंट पढ़ा दिए, फिर मैट्रिसेज पढ़ेंगे। और मैट्रिसेज जब आप डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए मैट्रिसेज। डिफिनीशन लिखिए कि मैट्रिक्स हम लोग कहते किसको है, तो रिजल्ट कर करके लिखिए मैट्रिक्स होता क्या है। लिखिए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज and columns. Matrix is a rectangular array of numbers in rows and columns written under brackets. Written under brackets. यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे बिग ब्रैकेट है। इस तरह से आप लिख लीजिए अंडर ब्रैकेट्स, और ये स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल है और ये है सो आपका बिग ब्रैकेट है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। डिटरमिनेंट में हम आपको क्या बताए थे, वो भी है सो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, लेकिन वहां पे हम आपको क्या बताए थे, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स में हम आपको क्या बता रहे हैं कि मैट्रिक्स जो होता है ये अरे का मतलब हुआ अरेंजमेंट। अरे का मतलब अरेंजमेंट। तो अरे ऑफ नंबर्स किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कह रहा है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। डिटरमिनेंट में क्या बताए थे, स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स को आप अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रो और कॉलम्स में। किसमें, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट के अंदर। तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। इतना सब लोग को समझ में आया। मैट्रिक्स जो है किसी नंबर को अरेंज आप करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम में। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को आप अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स का प्लूरल रूप क्या है, मैट्रिसेज। यहां तक सब लोग को क्लियर हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ए मैट्रिक्स इज यूजुअली denoted by capital letters. A matrix is usually denoted by capital letters.
किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। उसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल लेटर से। यहां तक सब लोग को समझ में आया? हम आपको सिंपल इतना ही बता रहे हैं कि कुछ नंबर्स है जैसे 234 -102, इसको आप बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आप अरेंज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। रो और कॉलम में, और मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो यहां पर कैपिटल A इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है बात? यहां पर भी कैपिटल A लिखेंगे। बस इतना ही हम अभी आपको बात बता रहे हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को आप अरेंज करते हैं रो और कॉलम में। कैसे? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट के अंदर। इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। इतना बात सबको समझ में आया? अब जिस तरह से डिटरमिनेंट में हम लोग ऑर्डर निकालते थे, तो वहां पे क्या होता है? डिटरमिनेंट में रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो उसको हम लोग 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोलते थे। यहां पे अगर किसी मैट्रिक्स में, देखिए यहां पे इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहां पे इसको, ये सब डिटरमिनेंट में हम बता चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 रोज है, हॉरिजॉन्टल जो लिखा हुआ है उसको रोज कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम्स कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 रोज, यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है, ठीक है? तो इसको हम लोग ऑर्डर, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो 2/3, यहां पे क्रॉस का साइन देंगे या इनटू का साइन देंगे, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं 2/3। यहां तक सब लोग को क्लियर है? तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, इफ ए मैट्रिक्स A has, if a matrix A has m rows, if a matrix A has m rows and n columns, if a matrix A has m rows and n columns, comma, A is said to be, A is said to be, यहां पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, m क्रॉस n है, उसको हम लोग पढ़ेंगे m/n मैट्रिक्स, ठीक है? m/n मैट्रिक्स। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, the element of ith row, the element of ith row and jth column, the element of ith row and jth column of matrix A is usually, of matrix A is usually denoted by small aij है, small aij। फिर से समझिए, हम अभी आपको बताएं कि नंबर्स को 2, 3, 4 है,
1 2 0 है। नंबर्स को रो और कॉलम में आप अरेंज करते हैं। अरे का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट, अरे ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को आप रो और कॉलम में अरेंज करते हैं और कैसे लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट, समझ में आ रहा है बात? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या बिग ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा। पहला बात, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल हो। डिटरमिनेंट आप पढ़ चुके हैं। डिटरमिनेंट में हम आपको बताए थे कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होता है, और रो का संख्या, जितना रो और कॉलम का संख्या होता है उतना ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? कैपिटल लेटर से। जैसे मान लेते हैं यहां पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए कि A मेरा जो मैट्रिक्स है, तो आप बिग ब्रैकेट के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से उसके एलिमेंट को लिख सकते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर होता है ना, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स ए हैज m रोज एंड n कॉलम्स, किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है तो उसको हम लोग m बाई n मैट्रिक्स कहेंगे या m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है या किस ऑर्डर का है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हम कहेंगे कि 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं? उस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है, पहले रो लिखाता है फिर कॉलम लिखाएगा। अगर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो उसको हम लोग 2×3 मैट्रिक्स कहेंगे। यही चीज आपको कह रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स A इज यूजुअली डिनोटेड बाय aij। अगर कोई एलिमेंट, अभी हम क्वेश्चंस देंगे ध्यान से और सभी लोगों को जवाब देना है, ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चंस देंगे, बस डिफिनीशन से ही रिलेटेड। आपको क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर ith रो और jth कॉलम में है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं aij। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि इसका पोजीशन बताइए कि क्या होगा, तब यहां पे आपको देखना होगा कि इसका रो का संख्या 2 है, यानी कि i का वैल्यू 2 हो गया, और j का वैल्यू, कॉलम का संख्या भी 2 है। नहीं, रो का संख्या 2, दूसरा रो और कॉलम का संख्या भी 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a22। समझ में आ रहा है? पहले i क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को, और j क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। पहले जो लिखाएगा वो क्या होगा? रो होगा। बाद में जो लिखाएगा वो क्या होगा? कॉलम होगा। यहां तक बोलिए, सब लोग को क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में है तब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे aij, स्मॉल aij। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 10 a इक्वल टू, यहां पे हम देखिए लिख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर aij और यहां पे लिख रहे हैं m/n, और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे?
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यानी कि a इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट हो गया और उसके अंदर aij और नीचे लिखा हुआ m/n। ये क्या बताता है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर को बताता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए, तो आप क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स में देखेंगे कि कितना रो और कितना कॉलम है। अगर उस मैट्रिक्स में मान लेते हैं कि 4 रोज है, ठीक है, और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो हम बोलेंगे कि ये 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? ऑर्डर सब लोग को समझ में आ गया? एलिमेंट का पोजीशन सब लोग को समझ में आ गया? यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए? जो नहीं किए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर A मेरा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए, ये एक मैट्रिक्स हम लिखे हैं। आपसे अगर हम पूछें कि अच्छा ये बताइए ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है या किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। समझ में आ रहा बात? इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। तो देखिए, तो अगर गिनती हम करें तो इसमें कितना रो है, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ये कहां तक गया? m तक गया। कहां तक गया? m तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में m रो है। i का वैल्यू क्या हो गया? m। अब कॉलम गिनते हैं, तो देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से ये कौन सा कॉलम है? n कॉलम है, nthवां कॉलम। यानी कि j का जो वैल्यू हुआ वो आपका क्या हो गया? n हो गया। तो अभी हम क्या बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हो, किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर हम लोग जनरली यहां पे ही लिखते हैं, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? m/n मैट्रिक्स। अब इसके बाद समझिए, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो का संख्या और कॉलम का संख्या अगर इक्वल होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। और कैसा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो एक इंपॉर्टेंट बात अब यहीं से समझ लीजिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या अगर इक्वल है तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 1 3 0, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। और प्रिंसिपल डायगोनल में रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होता है, यानी कि
I का वैल्यू J के बराबर होगा। जैसे अब देखिए यहां पर जो एलिमेंट है 2, हम आपसे पूछें कि 2 का पोजीशन बताइए, तो 2 जो है कहां पर है, तो आप बोलेंगे A11। इसका मतलब क्या हुआ, I का भी वैल्यू 1 हो गया और J का भी वैल्यू 1 हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि 0 कहां पे है, तब आप क्या बोलेंगे, 0 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, तो हम यहां पे लिखेंगे A22। ये बात सबको समझ में आ रहा है। यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल में I का वैल्यू और J का वैल्यू इक्वल होता है। एक बात ये तो समझ में आ गया सब लोग को। अब इसके बाद तो यहां पे आपको ये निकल करके आया कि प्रिंसिपल डायगोनल में I का वैल्यू और J का वैल्यू इक्वल होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें I का वैल्यू J के वैल्यू से छोटा होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें I का वैल्यू J के वैल्यू से छोटा होता है। जैसे अब हम यहाँ पे बात करें, जस्ट इसी को लीजिए, A13 है तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और J का वैल्यू क्या है 3, तो 1 3 से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ रहा है बात। आप यहाँ पे लीजिए 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, I का वैल्यू आपका 2 और J का वैल्यू है 3, तो 2 है सो क्या हुआ 3 से छोटा हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें रो का संख्या कॉलम का संख्या से छोटा होता है। I का वैल्यू J के वैल्यू से कम होगा। अब आइए उल्टा हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे रो का वैल्यू ज्यादा होगा कॉलम से। जैसे देखिए ना, यहाँ पे 2 और 1 है तो 2 ज्यादा है, 2 बड़ा है 1 से। यहाँ पे 3 1 है तो 3 है सो बड़ा है 1 से। यहाँ पे 3 2 है तो 3 बड़ा है 2 से। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग, ठीक है, नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें रो का संख्या बड़ा होगा कॉलम के संख्या से। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं ये समझ में आया। प्रिंसिपल डायगोनल में हम आपको क्या बताएं कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होगा। जैसे A11, A22, A33, A44, A55, तो ये सब जो एलिमेंट होंगे वो कहां आ जाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या बताएं कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें I का वैल्यू J के वैल्यू से कम होगा और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उसमें I का वैल्यू J के वैल्यू से ज्यादा होगा। बोलिए यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए एक नोट लिखिए। नोट में क्या लिखेंगे कि अगर कोई M/N मैट्रिक्स है, इससे भी क्वेश्चन अभी तुरंत पूछा जाएगा। अगर कोई जैसे M/N मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो M × N होगा। आपसे अगर कहा जाए कि A जो मेरा मैट्रिक्स है Aij, अभी बताएं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। A मेरा कोई मैट्रिक्स है Aij और हम यहाँ पे लिखें कि 2 × 2/3 है और आपसे पूछे कि अच्छा बताइए A में मेरा कितना एलिमेंट्स है, तब आपको क्या करना होगा। हम आपको क्या बताएं कि कोई अगर M/N मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स M × N हो जाता है। तो अगर कोई A मेरा मैट्रिक्स है वो 2/3 मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा 2 × 3 यानी कि 6। ये सबको समझ में आ रहा है। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है,
ए, और हम बोले कि ए जो है, ठीक है, ए जो मेरा मैट्रिक्स है Aij ये 4/3 है, तो इसमें बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 12। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो अभी बताइए, और इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत होगा आगे। इसमें कुछ ऐसा बता ही नहीं रहे जो आपको बोलेंगे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, या एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बात में हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे 4/3 मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 × 3, बस इतना ही बात तो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करके आप लिख लीजिए। m/n ऑर्डर मैट्रिक्स, m/n ऑर्डर मैट्रिक्स, कॉमा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m into n, और ये फुल स्टॉप है और ये इंटू है, ठीक है, m into n। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? हम आपको क्या क्या बताएं? मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं उसमें रो का वैल्यू कम होता है और कॉलम का मतलब संख्या ज्यादा होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें रो का संख्या ज्यादा होगा कॉलम के संख्या से। बोले यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए मेरा एक मैट्रिक्स है, अब आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई हमको कर दिए कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है। एक भी बच्चा का गलत हुआ तो ठीक बात नहीं होगा। हाँ, सब लोग का सही है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो इसमें 2 रोज है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम कहेंगे 2/3 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा बात? दूसरा बात हम क्या बोले कि मैट्रिक्स को आप बिग ब्रैकेट में तो लिखते ही लिखते हैं, साथ ही साथ स्मॉल ब्रैकेट में भी आप लिखते हैं, यानी कि A हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी तो सेम है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स। यहां तक नोट कर लिए? एक नोट लिखिए, जिस तरह से डिटरमिनेंट में हम लोग किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते थे, वहां पे लिखा हुआ रहता था प्रूव दैट या इवैल्यूएट कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। मैट्रिक्स में कोई ए मान लेते हैं कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि अच्छा जी बताइए इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा। मैट्रिक्स में आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालते। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट, अब देखिए समझ में आ रहा है हम डिटरमिनेंट क्यों पहले पढ़ाएं। डिटरमिनेंट पहले पढ़ाने के पीछे यही रीजन। अलग बात है कि बुक में है सो चैप्टर 3 में दिया हुआ है मैट्रिसेस और चैप्टर 4 में डिटरमिनेंट, लेकिन हम सबसे पहले डिटरमिनेंट पढ़ाते हैं उसके बाद मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह से डिटरमिनेंट में, अब डिटरमिनेंट हम पढ़ाते ही नहीं तो बच्चा को पता ही नहीं रहता कि सर बोल क्या रहे हैं, लेकिन आप है सो डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते थे। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैट्रिक्स में हम लोग डिटरमिनेंट के जैसा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो नोट में उसको लिख लीजिए कि मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरे ऑफ नंबर्स and has
and has no numerical value and has no numerical value as in case of a determinant, as in case of a determinant। तो जो बात हम अभी आपको बताए वही नोट में लिखा दिए कि मैट्रिक्स क्या है, जस्ट एन अरे ऑफ नंबर्स। अभी बताया मैट्रिक्स का डिफिनीशन में ही कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो वही चीज कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, और कहता है कि इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन केस ऑफ डिटरमिनेंट। जिस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट में उसका वैल्यू निकालते थे उस तरह से मैट्रिक्स में इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब जितना बात हम आपको, सब लोग कंप्लीट कर लिए, जितना बात हम आपको समझाए हैं उससे हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं और इसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, सब कुछ का जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चंस लिखिए और ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 3.1 का एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। पहले आप क्वेश्चंस लिखिए। इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए, इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू, फर्स्ट रो में है 2 5 19 -7, इसमें है सेकेंड रो में 35 -2 5/2 12 और थर्ड रो में है √3 1 -5 17। कॉमा देकर के लिखिए राइट। फर्स्ट में है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे फर्स्ट में क्या निकालना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड में लिखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड में लिखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड में लिखिए राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 कॉमा A21 कॉमा A33 कॉमा A24 कॉमा और A23। ये एनसीईआरटी का 3.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए कितना आसान, बस हम अभी थोड़ा सा बात बताएं उससे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला कह रहा था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। सब लोग जल्दी से ऑर्डर हमको रिप्लाई कीजिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सब लोग। ऑर्डर अभी बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, एक भी स्टूडेंट का गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, सभी लोगों का सही जवाब है, सब लोग को समझ में आ गया। मान के चलें कोई ऐसा भी बच्चा है जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मान के चलें कि उनको भी समझ में आ रहा है। अगर किसी कारण से नहीं समझ में आया तो लास्ट मौका, फिर आप समझें। ऑर्डर निकालने के लिए हम आपको क्या बताया कि उस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। तो काउंटिंग कीजिए, इस मैट्रिक्स में रो जो है कितना है, तो देखिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और कॉलम्स देखिए 1 2 3 4। ये तो गिनती करने का बात है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 4 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलेंगे 3/4 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, 3/4 मैट्रिक्स।
बोलिए कोई दिक्कत? ऐसे एक भी जवाब गलत नहीं आया था, ठीक है, लेकिन हाँ सारे बच्चे नहीं रिप्लाई करते, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? 3/4। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 3/4। सेकेंड में बहुत सारा बच्चा देखिए जवाब दे भी दिए। सेकेंड में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम आपको एक नोट लिखा है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका m/n है, यानी कि उस मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है m × n। तो इस मैट्रिक्स में रो का संख्या कितना है? 3 और कॉलम का संख्या कितना है? 4। तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 3 × 4 यानी कि 12। बोलिए कोई दिक्कत? सब लोग पहले ही जवाब दे दिए थे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि सब लोग को समझ में आ रहा है। तो सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 12, ठीक है। अब थर्ड में आइए, कहता है कि राइट द एलिमेंट्स। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, A13 का एलिमेंट्स बताइए। 13 का मतलब आप क्या समझते हैं? 13 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए, तो सब लोग जवाब दे दिए? हाँ ठीक ठीक। यहां पे क्या है, बाकी जो जिनको समझ में आता है ना खुद कर लीजिए, मेरे करने से पहले कर लीजिए। जिनको समझ में आ गया मेरे करने से पहले कर लीजिए। देखिए क्लास में ना हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो है बहुत तेज होते हैं, कुछ होते हैं कि एकदम सबसे पीछे कैटेगरी वाला होता है, और कुछ है सो मीडियम। तो एक टीचर का फर्ज क्या होता है? सबको लेकर के चलना। बात समझ में आ रहा है? सबको लेकर के चलना। तो जो बच्चे समझ गए वो कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम हमेशा बोलते हैं ना कि घोड़ा को घोड़ा बना दिए उसमें क्या काबिलियत, गधा को घोड़ा बना दीजिए उसमें काबिलियत। हाँ कोई स्टूडेंट दिल पे मत लीजिएगा कि सर हमको गधा बोल रहे हैं, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं, ठीक है। तो मेरे को सबको लेके चलना है, और आज फर्स्ट क्लास है तो एकदम स्पीड धीरे रहेगा, ठीक है एकदम। फिर जब आपका समझ में आ जाएगा ना, कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, फिर तो हम लोग स्पीड पकड़ ही लेंगे। तो हम बात कर रहे थे A13। इसका मतलब क्या समझते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो इंटरसेक्टिंग आता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्टिंग कौन आ रहा है? 19। तो यहां पे तीसरा का अगर हम आपसे पूछें कि A13 क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? 19। फिर इसके बाद क्या है? A21। तो A21 का मतलब क्या हुआ? A21 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्टिंग कौन सा पॉइंट आ रहा है? 35। इंटरसेक्टिंग कहां पे मिल रहा है? 35 पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि A21 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 35। समझ में आ रहा है सब लोग को? फिर आपको क्या निकालना था? A33। तो अब हम A33 निकालेंगे। A33 का मतलब क्या हुआ? थर्ड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम। देखिए, तो इंटरसेक्टिंग में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? -5। A33 का मतलब हुआ थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो इसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? -5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A33 जो है वो आपका -5 होगा। इसके बाद फिर क्या है? A24। तो A24 का मतलब क्या हो गया? A24 का मतलब हो गया सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दोनों का इंटरसेक्टिंग क्या हो गया? 12। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 12। नेक्स्ट में क्या है? A23। तो A23 क्या हो जाएगा?
A23 का मतलब क्या हुआ? A23 का मतलब हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। देख लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इंटरसेक्टिंग में कौन सा एलिमेंट आया? 5/2। तो हम यहां पे लिखेंगे 5/2। यही आंसर हो गया। बोलिए, है आसान? सब लोग कर लेंगे? इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया यहां तक? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं राइट डाउन दी मैट्रिक्स ए इक्वल टू है Aij और यहां पे लिखा हुआ है 3/2 वेयर Aij इक्वल टू मॉड ऑफ I - 2j अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। A एक मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। कैसा मैट्रिक्स फॉर्म करना है? 3/2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? 3/2 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स और 2 रोज होगा। सॉरी, उस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स होगा। अब यहां पे देखिए A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखिए तो इसमें क्या हो गया? 3 रोज हो गया और 2 कॉलम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को हम A11 निकालना है, अभी बताए भी थे। और A11 कैसे निकालेंगे? तो मेरा Aij दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? I - 2j का मॉड अपॉन 3। इसका मतलब ये हुआ कि A11 अगर हमको निकालना होगा तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 लिखेंगे। I के जगह पे क्या है? 1 और J के जगह पे क्या है? 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 लिखेंगे। I के जगह पे अगर 1 लिखिएगा और J के जगह पे भी 1 लिखिएगा और इसका फिर मॉड अपॉन 3। यहां पे क्या आ गया? 1 - 2 यानी कि -1 का मॉड अपॉन 3। और कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का भी मॉड ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आ गया 1/3। मेरे को निकालना क्या है? A12। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? जो स्टूडेंट को समझ में आ गया हर एलिमेंट को निकालिए। ठीक है, पहला को इस टाइप का पहला क्वेश्चन ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए इसका वैल्यू क्या रहा है, इसका वैल्यू क्या रहा है। एक क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए A12 है, इसका मतलब क्या हुआ? I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 पुट करना है। तो देखिए मॉड I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 पुट करना है और अपॉन क्या हो गया? 3। 1 - 4 जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 का मॉड अपॉन 3। अब -3 का मॉड क्या हो गया? 3। 3 अपॉन 3 1। है आसान? अब देखिए हमको अब क्या निकालना होगा? A21। तो यहां पे हम लिख रहे हैं A21। अब A21 कैसे निकालेंगे? तो I के जगह पे 2, I के जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 -2 इंटू J के जगह पे फिर क्या पुट करेंगे? 1 का मॉड और अपॉन 3। 2 - 2 करेंगे 0, 0 का मॉड 0, 0 अपॉन 3 0 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे? A22। तो A22 अब हम क्या करेंगे? I के जगह पे 2 और J के जगह पे भी 2 पुट करेंगे अपॉन 3। क्या हो रहा है? 2 - 4 -2। अब -2 का आप मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, तो 2/3। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए A31 निकालिए,
A31 का मतलब ये हुआ कि I के जगह पे अब हम 3 पुट करेंगे और J के जगह पे 1 पुट करेंगे और इसका मॉड और अपॉन 3 माइनस 2 हो गया 1 और 1 का मॉड 1, तो यहां पे क्या आ गया 1/3। अब हम निकालेंगे A32, तो A32 क्या होगा, I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2 का मॉड अपॉन 3, तो यहां पे क्या हो गया 3 माइनस 4 करेंगे तो -1, अब -1 का मॉड जब निकालेंगे तो 1 होगा 1/3। तो इस तरह से जितने भी सारे एलिमेंट्स थे हम क्या किए, अलग अलग सबका निकाल लिए और लास्ट में फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि A जो मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, A जो मेरा मैट्रिक्स है A11 क्या आया 1/3, तो ये 1/3। A12 क्या आया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। A21 क्या आया, तो 21 आपका 0 है तो 0 लिख दिए। फिर 22 क्या आया 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिखे। 31 क्या आया 1/3 और 32 क्या आया 1/3। ठीक है, तो यही आपका है सो आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, सिर्फ वैल्यू पुट करना है तरीके से। अब इसको बनाने का देखिए दो तरीका, एक तो आप शुरू में ही लिख लीजिए ऐसे, और नहीं तो डायरेक्ट एलिमेंट निकाल करके और इसके बाद ऐसे लिखिए। तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह का 1 मार्क का आता है, 1 मार्क का, तो बहुत ज्यादा कॉपी में स्पेस भी नहीं लेना है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे ये चीज हम पहले नहीं लिखेंगे। मेरे को अभी समझाना था इसीलिए हम यहाँ पे लिख करके आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन आपका क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो आपका दिया हुआ है Aij इक्वल टू I माइनस 2j अपॉन 3। Aij क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ I माइनस 2j अपॉन 3। सबसे पहला हम क्या निकालेंगे A11। हाँ, आपके दिमाग में देखिए स्टार्टिंग में जो है ना आपको सीखना है, तो आपको सीखना है ना, तो गलती ना हो इसके चलते आप इस तरह से पहले लिख सकते हैं कि A11, A12, A21, A22, A31, A32, कि मेरे को दिमाग में रहेगा कि हमको क्या क्या निकालना है। लेकिन ऐसा इसका कोई जरूरत नहीं है। क्यों, हम इस यहाँ पे नजर रखेंगे ना कि कॉलम मेरा 2 होना चाहिए और रो है सो 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 3 तक जाएगा और J का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा। ये 1-2 क्वेश्चंस जब आप कर लीजिएगा ना तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और ऐसे लगता है कि नहीं बिना उसके हम नहीं निकाल सकते, तो आप सबसे शुरू में वही मान लीजिए कि A मेरा मैट्रिक्स ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 1 1, तो I के जगह पे अब देखिए 1 पुट करेंगे और J के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 का मॉड, 1 माइनस 2 इंटू 1 का मॉड अपॉन 3। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, नहीं 1 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का मॉड अपॉन 3, और -1 का मॉड 1 अभी बताए तो ये 1/3। मॉड तो सबको तोड़ने आता है और इसमें कोई फंक्शन तो रहेगा नहीं, जो भी रहेगा वो नंबर रहेगा। पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होता है। मॉड का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर अब हम क्या निकालेंगे A12। अब क्या होगा, I के जगह पे तो 1 रहेगा बट J के जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का मॉड अपॉन 3। अब 1 माइनस जब 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, और -3 का मॉड अपॉन 3। अब -3 का मॉड क्या हो गया 3, तो 3 अपॉन 3 जब आप करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इतना हम कर रहे हैं डिटेल में, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे।
ठीक है। अब इधर हम निकाल रहे हैं, देखिए A13 निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, 13 नहीं निकलेगा। क्यों? I और J, तो J का वैल्यू तो 2 तक ही है ना, तो 13 तो निकलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? अब यहां पे देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? A21। अब A21 का मतलब क्या हुआ? I के जगह पे आप 2 पुट कीजिए और J के जगह पे 1, तो यहां पे क्या होगा? 2 माइनस 2 इंटू 1 का मॉड अपॉन 3। यहां पे क्या करेंगे? 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0 का मॉड 0, 0 अपॉन 3 0, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। इसके बाद क्या निकालेंगे? 2 2, 2 2 का मतलब क्या हुआ? I का भी वैल्यू 2, J का भी वैल्यू 2, यानी कि यहां तो 2 होगा ही होगा, यहां भी 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2 इंटू 2 का मॉड अपॉन 3। यहां पे क्या हो गया? 4 माइनस 2 माइनस 2 का मॉड अपॉन 3, तो ये क्या आ गया? 2/3। माइनस 2 का मॉड क्या हो गया? 2, तो 2/3। क्या 2 3 निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? J का वैल्यू मेरा क्या है? 2 ही तक है। तो अब क्या निकालेंगे? A31। अब 31 जब निकालिएगा तो I के जगह पे 3 पुट करेंगे, I के जगह पे 3 पुट करेंगे और J के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 1 का मॉड अपॉन 3। 3 माइनस 2 कीजिएगा 1, और 1 का मॉड क्या होता है? 1, तो 1 अपॉन 3। फिर क्या पुट करेंगे? निकालेंगे A32। तो A32 जब हम निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 के जगह पे अब 2 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। 3 माइनस 4 जब करेंगे तो क्या हो गया? 3 माइनस 4 माइनस 1, और माइनस 1 का मॉड जब करेंगे तो 1 होगा, तो 1/3। क्या इसके आगे भी निकालेंगे? 3 3 नहीं निकालेंगे। क्या 4 1 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? I का वैल्यू देखिए मेरा 3 था और J का वैल्यू 2 आ गया। यही चीज हम बोले कि बिना उसके लिखे ना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आगे कहां तक जाना है। बोलिए, यहां तक क्लियर है सब लोग को? अब देखिए, तो मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया? देयरफॉर, अब यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर A इक्वल टू, जो मैट्रिक्स मेरा बना 1 1 क्या आया था? कॉपी में देख के बताइए, 1 1 क्या आया था? 1/3। और A12 क्या आया था? 1। 2 1 क्या आया था? तो 2 1 यहां पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 1 क्या है? 0। 2 2 क्या है? 2/3। 3 1 क्या है? 1/3। और 3 2 क्या है? 1/3। ये कैसा मैट्रिक्स बना? तो इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसको 3/2 मैट्रिक्स कहेंगे। यही आंसर हो गया। है आसान। और ये आईएससी में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, 1 नंबर का। इसको नोट कीजिए। सभी लोग कर लिए यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। ए इक्वल टू दिया हुआ है बिग ब्रैकेट में स्मॉल aij। बताए भी थे कि इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। whose elements are given by, whose elements are given by aij क्या होगा? यहां पे दिया हुआ है aij इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का
3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। अब आप लोग कीजिए, मेरे को 1 निकाल के बताइए। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब सभी लोग A11 निकाल करके हमको बताएंगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। A11 क्या आएगा, सब लोग खुद से कीजिए। A11 क्या आएगा, क्या करेंगे, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 पुट कीजिए। तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4/2 यानी कि 2 आ गया। हाँ, जिनका हो गया वो अब कम पूरा करते जाए, बैठे मत रहिए। 1 निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे 1 2। जिनका 1 2 भी निकल गया वो क्या निकालेंगे 2 1, 1 3 नहीं निकालेंगे। देख लीजिए 2/2 मैट्रिक्स है तो रो भी 2 होगा, कॉलम भी 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 1 2। क्या होगा, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब इसके बाद फिर क्या निकालेंगे 2 1, नहीं इसके बाद क्या निकालेंगे 2 1। तो यहाँ पे 2 1 निकालिए। अब क्या करेंगे, I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, तो फिर 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो यहां पर भी क्या आ गया 9/2। लास्ट फिर क्या निकालेंगे A22, A22। अब A22 मेरा क्या होगा, तो I के जगह पे फिर हम क्या रखेंगे 2 और J के जगह पे भी 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 आ गया। कैलकुलेशन हो जा रहा है सब लोग से। I के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 2 है तो I का भी वैल्यू 2, J का भी वैल्यू 2। तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16/2 क्या आ गया 8। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ये जो मेरा मैट्रिक्स बना 2/2 वो कैसे बना, तो देखिए 1 1 हम क्या लाए हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 1 2 क्या लाए 9/2, तो 9/2, तो यहाँ पे हम 9/2 लिखेंगे। 821 क्या लाए 9/2, और 822 क्या हो गया 8। कैसा मैट्रिक्स बना, तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम 2/2 मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ रहा बात, यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स हो गया। नीचे में यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स। चलिए आज फर्स्ट क्लास है तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पहले हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। जो थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा ना, और हम ये पहले भी बता चुके हैं कि थ्योरी बताते बताते एनसीईआरटी का तो कम से कम सारा क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल हम देते हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे करके हम आपको समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है। इस तरह का क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी है, असाइनमेंट जो आपको मिला है उसमें भी है, तो क्वेश्चंस है सो बनाइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुदा हाफिज, थैंक यू।